हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट 26। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर प्लांट टैक्सोनॉमी। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी या पादप वर्ग की। प्लांट टैक्सोनॉमी पौधों का ऐसा डिस्क्रिप्शन है जिसके बगैर हम किसी भी पौधे की कल्पना नहीं कर सकते या किसी भी पौधे के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि स्थल पे कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं या वृक्ष या शाक या झाड़ी कुछ भी पाया जाता है। जो किसी भी प्रकार का प्लांट पाया जाता है तो उसका एक स्पेसिफिक उसके करेक्टर्स होते हैं जिसके आधार पर उसको हम बांट सकते हैं या उसको कह सकते हैं कि ये किस प्रकार का पौधा है और कैसा पौधा है, किस प्रकार के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हैबिट की, यानी इसका स्वभाव कैसा होता है। पौधा, कोई भी पौधा होता है या तो एनुअल होता है या एक वर्षीय या 2 वर्षीय या बाइनियल या पेरिनियल होता है। अब पौधे कैसे होते हैं? शाक हो सकते हैं, श्रब हो सकते हैं, झाड़ी यानी और ट्री और वृक्ष हो सकते हैं। जैसे कि एनुअल की हम बात कर रहे हैं कि एनुअल कैसा होता है। ऐसे पौधे होते हैं, एनुअल ऐसे पौधे होते हैं जो अंकुरण से लेकर बीज बनने तक की सभी क्रियाएं या इसकी स्टेजेस जो रहती हैं एक वर्ष में पूरी होती हैं। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एनुअल यानी एक वर्षीय पौधा कि एक वर्ष में इसकी पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, तो इसको एक वर्षीय पौधा कहते हैं या एक वर्षीय प्लांट कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि गेहूं और चना। और कैसे रहते हैं? 2 वर्षीय। कुछ पौधे ऐसे भी रहते हैं 2 वर्षीय होते हैं। वे पौधे जो 2 वर्ष में अपनी साइकिल पूर्ण करते हैं तो उनका जीवन काल कितना रहता है? 2 वर्ष रहता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? 2 वर्षीय पौधा, जैसे कि गन्ना या सुगर केन। पेरिनियल यानी बहुवर्षीय पौधे। कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनका जीवन काल समाप्त नहीं होता, काफी वर्षों तक चलता है, जैसे कि केला है, पीपल है, नीम है। ये सब कैसे होते हैं? बहुवर्षीय पौधे होते हैं। इनको हम ट्री भी कहते हैं। इनके जीवन काल के आधार पर एक तरीके से कह सकते हैं किस तरह की इनकी लाइफ साइकिल रहती है, कितने वर्ष में पूर्ण रहती है, इनके समय पीरियड या समय सीमा इनकी कितनी होती है। और पौधों को कई इस प्रकार से भी बांट सकते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक यानी हर्बेशियस प्लांट, कोमल तने वाले छोटे पौधे होते हैं, जैसे कि गेंदे का, इसको हम क्या कहते हैं? शाक कहते हैं, मुलायम रहता है। श्रब पौधों में मुख्य तना कैसा होता है? काष्ठीय, थोड़ा बुट लाइक स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, बुडी हो जाता है और छोटी छोटी अनेक शाखाएं निकल आती हैं, जैसे कि गुलाब। इसकी जो तना रहता है वो कठोर हो जाता है, तो वो कैसा होता है? झाड़ी। लेकिन पेड़ नहीं बनता, तो क्या है? गुलाब। अब ट्री की बात करते हैं तो इनका मुख्य तना कैसा होता है? मोटा हो जाता है, जैसे नीम है, पीपल है, आम है। ये कैसे रहते हैं? वुडी रहते हैं तथा ऊपर जाकर इनकी शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं। बरगद है, नीम है, आम है, पीपल है, ये सब क्या है? ट्री है। अब पौधे के कई भाग भी होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सब पौधे के भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पौधे के भाग की, जड़ की, जिससे पौधा खड़ा रहता है। तो पौधे में जब पौधे को हम पौधों की जड़ों की बात करते हैं तो पौधों में कई प्रकार की जड़ें भी पाई जाती हैं, क्योंकि हमने अभी इसे बताया कई पौधे ऐसे होते हैं मुलायम तने वाले होते हैं, तो उनकी जड़ें भी कम होंगी। कि हाथ, धनिया को हम जब उखाड़ते हैं तो हाथ में तुरंत आ जाती, तो उसकी जड़ अलग प्रकार की होती है। अब मूसला जड़, सबसे पहला टाइप क्या है? मूसला जड़ या टैप रूट। इसमें क्या रहता है? यह मूलांकर रेडिकल से विकसित होने वाली मूल होती है, यह जड़ होती है। किससे विकसित होती है? रेडिकल से, यानी मूलांकर से, जो एक मुख्य शाखा तथा अन्य उपशाखाओं में बटी रहती है। इस तरह से रहती है, एक मुख्य शाखा रहती है और अन्य शाखाओं में बटी होती है। इसको क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। तो हम बात करते हैं किसकी? झकड़ा जड़ यानी एडवेंटिटियस रूट्स। मूलांकर से विकसित मूल की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। मूलांकर से जब जड़ की वृद्धि होती है, डेवलपमेंट होता है, तो वृद्धि रुक जाती है। अन्य स्थानों से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं इस तरह से। तो जो फाइब्रस तथा स्टोरेज ब्रांच तथा अनब्रांच्ड होती हैं, कुछ कैसी होती हैं? स्टोरेज हो जाती हैं, कुछ बट जाती हैं और कुछ नहीं बटती हैं। ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं? एडवेंटिटियस रूट्स या अपस्थानिक जड़ कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इरेक्ट स्टेम की, यानी सीधा तना।
अब जब तने की बात हो रही है तो तना भी कई तरीके से होता है। कैसा होता है? इरेक्ट होता है यानी सीधा होता है। ये तने दृढ़ होते हैं तथा पत्तियां शाखाओं आदि का भार सहन करके सीधे खड़ी रहते हैं, जस्ट लाइक दिस। कैसा है? इरेक्ट स्टेम। सबसे पहले जैसे हम कुछ चीज कहा जाता है आरोही क्लाइंबर, ये दुर्बल तने होते हैं। ये इरेक्ट स्टेम की बात हो रही थी, यहाँ अब क्लाइंबर स्टेम की बात हो रही है, जो दूसरे के साथ बढ़ते हैं और तनों का सहारा लेकर आगे बढ़ते, जैसे कि सेम, अमरबेल, कई तरह के ऐसे तने होते हैं जो एक दूसरे के सहारे से पैरासिटिक का कार्य करते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ये है सेम, तो सेम डंड बांस के सहारे से ऊपर चढ़ रही है, लेकिन इसका खुद का बिना दीवार के सहारे, बिना बांस के सहारे ये नहीं चढ़ पाती, क्योंकि ये मुलायम होते हैं या दुर्बल होती है। विसर्पी यानी क्रीपिंग, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये तने भूमि पर रेंगते, क्रीपिंग करते हैं यानी रेंगते हुए इस तरह से, जैसे कद्दू है, लौकी है, तथा नोट्स पर जड़ें इनकी निकलती हैं, खट्टी बूटी, दूध, भात, इस तरह से। अब हम बात करते हैं प्रिकम्बेंट और डिकम्बेंट। प्रिकम्बेंट तने कैसे? ये तने भूमि पर रेंगकर वृद्धि करते हैं तथा सष्टांग पड़े रहते हैं। सष्टांग यानी प्रोस्टेट, सीधे पड़े रहते हैं, जैसे कि कन्वॉल्वुलस, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और डिकम्बेंट तने कैसे हैं? ये चलने के पश्चात उठने का प्रयत्न करते हैं। जब प्रोकम्बेंट की बात हो रही तो ये क्या करते हैं? जमीन पर रेंगते तो हैं और रेंग कर ही चले जाओ, प्रोस्टेट सीधे पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या, डिकम्बेंट ये क्या करते हैं? रेंगते हैं, चलते हैं, लेकिन ऊपर की तरह उठने का प्रयास भी करते हैं, जैसे कि ये पत्तियां कर रही हैं। अब तने, कुछ तने कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, वुडी होते हैं, तथा इसके विपरीत कुछ तने कैसे होते हैं? हर्वेशियस होते हैं। कुछ तनों के ऊपर रोम हेयर्स होते हैं तथा कुछ तने स्पाइनस होते हैं, कांटे होते हैं, जैसे गुलाब में भी कांटे पाए जाते हैं। जब तना अनेक शाखाओं में विभाजित होता है तो क्या कहलाता है? ब्रांच्ड कहलाता है, इस तरह से। तो ये शाखाएं निकल तो रही हैं, लेकिन क्या हो रहा है? तना बट गया, ये भी इसका पार्ट है, ये भी इसका पार्ट है और ये भी इसका पार्ट है। तो कुछ तने अनब्रांच्ड भी होते हैं, कुछ सीधे चले जाते हैं, इस तरह से। तना हॉलो भी होता है, जैसे कि बांस अंदर से, और कुछ सॉलिड भी होते हैं, तथा तना सिलेंड्रिकल होता है, इस तरह से होता है। तना कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, एंगुलर होता है, तथा विशेष रूप से के भी होते हैं। कभी कभी खोखले तने पर्व तथा पर्व संधि यानी नोड, इंटरनोड्स में बहुत स्पष्ट होते हैं, जो कल्म्स कहलाते हैं, जैसे कि बांस। आपने देखा होगा कि जब हम बांस को या गन्ने को देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है। तो ये नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है, यहाँ से इसकी जड़ें भी निकली रहती हैं, इस तरह से। तो ये तो हो गई स्टेम की बात। अब हम बात करते हैं पत्ती की। तो जब हम पत्ती की बात करते हैं तो पत्ती भी कई तरीके से होती है। आशुपाती, पर्णपाती, सदापर्णी, यानी बनने के उपरांत ही पौधे से गिर जाती है। कुछ पत्तियां ऐसी होती, कुछ फूल भी ऐसे होते हैं जो बनने के उपरांत ही पौधे से अलग हो जाते हैं। और डेसिडियस, एक विशेष ऋतु तक आने पर लगी रहती है। कुछ पौधों में पत्तियां शीत ऋतु में पौधे से अलग होती हैं, यानी कहते नहीं है पतझड़ का मौसम आ गया। और सदापर्णी, अधिकतर उष्ण कटिबंधीय भागों में पत्तियां कई वर्षों तक पौधों पर लगी। कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिसमें कई वर्षों तक पत्तियां लगी रहती है, जिसे हम सदापर्णी या परसिस्टेंट कहते हैं। तने पर व्यवस्था किसकी? पत्तियों की। ये जो स्टेम होता है उस पर इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? अल्टरनेट। इसमें एक गांठ पर एक पत्ती होती है तथा दूसरी निकष्ट जो पास की गांठ होती है उस पर दूसरी पत्ती लगी रहती। कैसी? अल्टरनेट फॉर्म में लगी रहती है, इस तरह से। ये एक गांठ पे एक पत्ती और दूसरी गांठ पे दूसरी पत्ती, फिर तीसरी गांठ, फिर चौथी गांठ, फिर पांचवी गांठ। तो ये अल्टरनेशन इसका चल रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरह। अब सर्पिल यानी स्पाइरल, इसमें एक गांठ पर एक पत्ती होती है और ये सर्पिल क्रम में लगी रहती है, जैसे कि आम और गुड़हल में लगी रहती हैं, इस तरह से कि ये इस गांठ पे लगी, फिर इस गांठ पे लगी, फिर इधर आ गई, फिर उधर पहुंची, फिर इधर आई, फिर उधर पहुंची। आपको देखने में अल्टरनेट की तरह लग रही होगी, लेकिन नहीं, इसमें घुमावदार रहती, इस तरह से। जितना जैसे कि ऐसा है, तो एक पत्ती यहाँ आई, फिर इस पे आ गई, 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 इस तरह से घुमावदार चलती रहती है। विपरीत, अपोजिट, प्रत्येक गांठ पर दो पत्तियां एक दूसरे के विपरीत लगी रहती हैं। अब विपरीत दो तरीके होती हैं, डिकसेट,
पत्तियां विपरीत डिकसेट या क्रूसित लगी रहती है, अर्थात एक गांठ वाली दोनों विपरीत पत्तियां दूसरी निकट गांठ वाली पत्तियों के साथ समकोण बनाती हैं, जैसे तुलसी और मटर। जिस तरह से ये लगी हैं दो पत्तियां, तो दो पत्तियां इधर लगी हैं इस तरह से। कैसे बताएं मैं हम आपको, ये जो क्रूसित है ये एक दूसरे के साथ क्या बना रही हैं, एक ऐसी तो दूसरी ऐसी, तो ये एक दूसरे के साथ समकोण बनाती हुई दिखाई देती हैं। अगली सभी गांठों की पत्तियों के जोड़े एक दूसरे के नीचे तथा ऊपर दो लाइनों में लगे रहते हैं। इस अवस्था में उनको आच्छादित या सुपरपोज्ड कहते हैं। इस तरह से ये है सुपरपोज्ड, तो इसके अपोजिट में लगी हैं लेकिन ये समकोण नहीं बना रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट में एक साथ लगी हुई है, इन्हें सुपरपोज्ड कहा जाता है। भ्रमिक यानी बर्ल पत्तियों की बात हो रही है, एक गांठ पर कई पत्तियां एक बर्ल बनाती हुई, जैसे कि कनेर। इस तरह से एक बर्ल या एक चक्र बनता हुआ चला जा रहा है आगे की तरफ। अब हम बात करते हैं कि पत्तियों में क्या क्या होता है। कहने को तो पत्ती एक छोटा सा शब्द है, लेकिन उसमें कई प्रकार के गुण या कई प्रकार के विन्यास, उनका लगने का तरीका सब कुछ अलग अलग पाया जाता है। पार्ट्स ऑफ लीफ, टिपिकल लीफ। अब जिन पत्तियों में व्रंत होता है उन्हें क्या कहते हैं, पेट्यूल। उस व्रंत को पेट्यूल कहते हैं और उन पत्तियों को पेट्यूलेटेड कहते हैं। जैसे कि ये पत्ती है, अगर ये किसी व्रंत द्वारा जुड़ी तो इसे पेट्यूल कहा जाता है, और किसी में तने से डायरेक्ट ऐसी पत्तियां जुड़ी रहती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, सेसाइल। क्या कहा जाता है, सेसाइल। इस तरह की पत्तियां होती हैं जो सेसाइल कहलाती हैं, और इस तरह की जो पत्ती होती हैं जो स्टेम से जुड़ी तो रहती हैं लेकिन एक पेट्यूल द्वारा जुड़ी, उनको हम कहते हैं पेट्यूलेटेड। अनुपर्ण, कुछ अनुपर्ण यानी स्टिप्यूल, कुछ द्विबीज पत्री यानी डाइकोट पौधे की पत्ती के आधार के पास से निकलने वाली पार्श्व अतिवृद्धियां अनुपर्ण कहलाती हैं। जिससे कि इस पत्ती के यहाँ से एक पार्ट निकलता है तो क्या कहलाता है, स्टिप्यूल्स। ग्रीन तरह का छोटा सा पार्ट रहता है। इस रचना की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर पत्तियां स्टिप्यूल्स या एक्स स्टिप्यूल्स कहलाती, जिनमें पाया जाता है ये उन्हें स्टिप्यूल्स कहते हैं, जिसमें नहीं पाया जाता है उन्हें एक्स स्टिप्यूल्स कहा जाता है। ये सब गुण हैं जो आपको टैक्सोनॉमी में बताने हैं। जब किसी पौधे की पत्तियों का डिस्क्रिप्शन हम देंगे तो बताएंगे कि पत्ती पेड्यूलेटेड है, स्टिपुलेटेड है, कैसी है, इनका अरेंजमेंट कैसा है, ये सब हमें टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किसी के डिस्क्रिप्शन में बताना पड़ता है। कभी कभी अनुपर्ण अति शीघ्र ही पौधे से गिर जाता है, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, कैड्यूकस कहा जाता है। ऐसी पत्तियां भी जो कैड्यूकस कहलाती हैं, कुछ पत्तियां तुरंत जो बनने के तुरंत गिर जाती, जैसे कि अमलतास में होता है। यदि अनुपर्ण बहुत लंबे समय तक लगे रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परसिस्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, कौन सी पत्ती, सदापर्णी, जो कई वर्षों तक लगी रहती हैं, और कैड्यूकस जो तुरंत बनने के तुरंत गिर। इसी तरह से स्टिप्यूल की बात हो रही है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टिप्यूल्स, कुछ में ऐसा होता है कि छोटा सा इस तरह का स्टिप्यूल्स पाया जाता है, लेकिन कुछ पौधों में ऐसा भी होता है कि इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है या ये अपना आकार बढ़ा लेता है। जैसे कि पर्णाकार, फॉलिसियस, जब अनुपर्ण पत्ती जैसी रचना बना ले तो ऐसे जंगली जो मटर रहती है उसमें क्या होता है कि ये पत्ती के आकार का जो स्टिप्यूल निकलता है पत्ती के आकार का रचना बना लेता है। कंट रूपी, जब अनुपर्ण कांटों में रचना रूपांतरित कर लेता है। कुछ पौधे ऐसे भी देखे होंगे जिनमें कांटे पाए जाते हैं तो क्या कहलाता है, कंट रूपी या स्पाइनी कहलाते हैं, उनमें स्टिप्यूल पाए जाते हैं। जैसे कि छुई में और बबूल में कांटे पाए जाते हैं, तो किसका रूपांतरण होते हैं, वो स्टिप्यूल्स का रूपांतरण होते हैं या अनुपर्ण का रूपांतरण होते हैं। यहाँ प्रतानी या टेंड्रिलर कैसे होती है, जब अनुपर्ण एक प्रतान के रूप में या टेंड्रिल के रूप में इस तरह से स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है तो स्माइलैक्स कहते हैं। जैसे स्माइलैक्स में इस तरह से पाया जाता है तो क्या होता है, टेंड्रिल। आपने देखी लौकी तरोई में भी इस तरह से आपको रचना देखने को मिले, तो किसका रूपांतरण होता है, वो अनुपर्ण का रूपांतरण होता है। स्केली, जब अनुपर्ण सूखे तथा सल्कवत हो जाते हैं जैसे बरगद में तो क्या कहलाते हैं, स्केली कहलाते हैं। और नालचोली, ऑर्किड और ऑरिट में क्या, जब अनुपर्ण या स्टिप्यूल तने के चारों ओर एक खोखली नाल की रचना करते हैं जैसे पॉलीगोनम एग्जाम्पल है इसका। एक छोटी सी नाल बना लेते हैं या खोखली रहती है, एक कैविटी बना लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, और ऑक्रीट कहलाते हैं। इस तरह के स्टिप्यूल। नेक्स्ट,
अब हम बात करते हैं, अभी सिर्फ पत्तियों की ही बात चल रही है यहाँ, तो पर्णफलक की आकृति यानी पत्तियों की आकृति कैसी होती है। पत्तियों में लेमिना, शेप ऑफ लेमिना यानी एसिकुलर, यहाँ बात हो रही है। इनमें पत्ती की आकृति सुई की भांति लंबी पतली नोकदार होती है, जैसे कि चीड़ की, इस तरह से सूचाकार। तो ये देख रहे हैं पतली लंबी, इसका आकार की बात हो रही है, लेमिना की बात हो रही है। पर्णफलक कैसा होता है, और लाइनियर, इसमें पत्ती लंबी सक्रिय या समांतर किनारों वाली होती है, जैसे गेहूं, धान और घास, इस तरह से कि उसमें ऐसी ऐसी लाइनें पाई जाती हैं समांतर। और लैंसियोलेट भालाकार, इसमें पत्ती के भलक कैसे होते हैं, आकार रहता है, बीच में कुछ नीचे मोटे सिरों पर नुकीला होता है, जैसे कि कनेर, बांस, गुलमेहंदी और अशोकन। इनमें क्या होता है, इस तरह से नोक पाई जाती है। अब ओब्लोंग आयताकार, इसमें क्या ओब्लोंग जो है इन आयत के आकार की होती है, लंबी चौड़ी होती है, आयत जैसी, जैसे केले की पत्ती, इनमें इस तरह से पाई जाती है। ओवेट, इसमें फलक अंडे तथा लट्टू के समान होता है, इसका आधार शीर्ष की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है, जैसे बरगद, पीपल और गुड़हल। इसमें क्या है, इसका जो बेस है इसके एपेक्स की अपेक्षा अधिक चौड़ाई होती है। कॉर्डेट, इसमें फलक हृदय के समान होता है, ये है, जैसे कि आपकी मनी प्लांट है या पान का पौधा है। चौड़ा पालयुक्त या लोब होते हैं, जैसे कि इसमें पान या ग्लोए, डायनोस। और बाणाकार यानी सेजिटेट, इसमें फलक बाण या तीर के समान होता है, जस्ट लाइक दिस। तो इसमें क्या होता है, बाणाकार होता है, तो पर्णमनद के दोनों ओर नुकीला पालियां बनाता है, जिनका रुख नीचे की ओर होता है, ये जैसे सेजिटेरिया। एरम यानी अरबी। अब हम बात करते हैं क्रंथाब यानी हैस्टाइड, इसमें भी फलक कैसा होता है, बाण सदृश होता है, लेकिन फलक के नीचे की ओर पालियों का रुख बाहर की तरफ होता है। ये देखिए, इनका है तो, लेकिन इनमें इस तरह से झुका हुआ है और इसका सीधा बाहर की तरफ जा रहा है। ये आइपोमिया, छुई मुई। तो छुई मुई में दो तरीके के पौधे आ गए, एक स्पाइनी की बात हो रही थी, पर्णफलक की आकृति की बात कर रहे थे हम। रेनिफॉर्म नेक्स्ट टाइप है इसका। रेनिफॉर्म क्या है, रेनिफॉर्म, इसमें फलक ब्रक यानी गुर्दे की आकार के जैसा होता है, जैसे कि सैम का बीज होता है, इस तरह से। किसमें पाया जाता है, हाइड्रोकोटाइल में और मालवा में। ये इस तरह से इसकी रचना पाई जाती है। ल्यूनेट, इसमें फलक अर्धचंद्राकार होता है, जैसे कि झुमकलता और एंडिएटम, जस्ट लाइक दिस। इसमें अर्धचंद्राकार आधा चांद बना हुआ होता है। ओवेट की बात करें, इसमें फलक उल्टे अंडे या लट्टू के समान होता है, इसमें शीर्ष आधार की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है, इसमें बादाम और कटहल। शीर्ष जो है आधार ये है, शीर्ष आधार की अपेक्षा अधिक चौड़ा होता है। और ऑपकॉर्डेट, इसमें फलक उल्टे हृदय के समान होता है, अर्थात इसका शीर्ष चौड़ा पालयुक्त होता है, जैसे कि कचनार का और खट्टी बूटी का, इस तरह से। इसमें पालयुक्त दो पालों में बटा रहता है, इस तरह से, एक और दो। वो स्पैथुला, इसमें फलक की आकृति बिलायती चम्मच जैसी होती है, इसमें एआई सिरे पर चौड़ा होता है, गोल होता है तथा आधार पर पतला होता है, जैसे डेजी और कैलिडुला, लीपिया, ड्रॉसेरा आदि, जैसे कि चम्मच के आकार का, ये इस तरह से। और फनाकार, इसमें फलक सर्प के समान होता है, इस अर्थात इसकी चौड़ाई आधार से ऊपर की अपेक्षा बढ़ती है, इस तरह से, जैसे कि सांप फन फैला के बैठता है, तो इस तरह से आकृति बनती है। दीर्घवृत्ताकार यानी ओवल शेप या एलिप्टिकल, इसमें फलक अंडाकार होता है, कैसा होता है, अंडाकार होता है, लेकिन चौड़ाई लंबाई में कुछ ही कम होता है, जैसे अमरूद और जामुन, इस तरह से। और ऑर्बिकुलर चक्राकार, इसमें फलक वृत्ताकार होता है तथा पार्मन फलक के नीचे उसके केंद्र में के निकट लगा रहता है, जिसके कारण पर्णफलक छत्र के समान प्रतीत होता है, जैसे कि लिली, इस तरह से एक छाते के समान रचना बन जाती है। ये तो बात हो गई पर्णफलक की आकृति की। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पर्णफलक की। यहाँ सब पत्तियों की बात हो रही है। एपेक्स ऑफ लेमिना यानी एपेक्स यानी अपर पार्ट इसका कैसा होता है, इस तरह। एक्यूट, जब शीर्ष नुकीला होता है, मुलायम, कठोर नहीं होता लेकिन मुलायम होता है पर नुकीला होता है, तो इस तरह से क्या होता है, वर्णकालक के दोनों तट पर इस प्रकार से निकलते हैं कि 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण बनाते हैं। ये इस तरह से झुका हुआ होता है लेकिन नुकीला होता है। और एक्यूमिनेट यानी लंबाग्र, जब शीर्ष एक बनला होकर गुच्छ के समान आगे निकला हुआ होता है, नुकीला हो जाता है,
तो इसे लंबाग्र कहते हैं। इस तरह से ये लंबा हो गया, वो पतला हो गया, तो ये इसका एपेक्स पार्ट होता है। कुंठाग्नि ऑब्ट्यूज, जब शीर्ष चौड़ा गोल कुंठ होता है तथा पारिकारक दोनों 90 डिग्री बड़ा कोण बनाते हैं, जैसे बरगद में। इस तरह से इसका जो एपेक्स पार्ट है चौड़ाई में अधिक होता है, ये इस तरह से हो जाता है। उदग्र या म्यूकॉर्नेट, जब शीर्ष चौड़ा मूल होता है लेकिन इसके बीच में एक छोटी सी नोक निकली होती, जैसे सदाबहार और एक्सोरा। ये चौड़ा तो हो गया लेकिन इसके एपेक्स पार्ट में एक नोक निकली होती है। स्पाइनी, जब शीर्ष कटी की तरह नुकीला यूर लेस, जैसे अनानास या खजूर या केवड़ा। ये खजूर की तरह नुकीला होता है, ये कट लाइक स्ट्रक्चर इसमें बना होता है। अब टेंड्रिलर, जब ये इसका अपर पार्ट क्या होता है, टेंडर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये टेंड्रिलर कहलाता है। और सिरोस, उदग्र, जब पतले धागे के समान छोटी रचना समाप्त हो जाती है, जैसे कि केला। ये अपर पार्ट छोटा सा रह जाता है, उसकी चौड़ाई पत्ती की बहुत होती है, जैसे कि केला। तो इसको हम क्या कहते हैं, लुनाग्र या टर्केट कहते हैं। रेस्ट्यूज, जब कुंठाग्र शीर्ष के मध्य एक छिछली खांच बनाता है, इस तरह से एक छिछली खांच बनाता है, तो इसे क्या, छिन्नाव या लुनाग्र, जब शीर्ष पार्ट जो होता है एपेक्स कटा हुआ प्रतीत होता है, जैसे साबूदाना और पेरिस। इस तरह से ये अपर पार्ट है रहता है, ये पार्ट कटा हुआ रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह से इसको हम ट्यूनेट कहते हैं। जब कांचाग्र की बात होती है, रेस्ट्यूज की बात होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो छिछला होता है पेस्टिया जैसे अपराजिता। इस तरह से इसकी खांच तो है लेकिन छिछली होती है। इमर्जिनेट, इसमें खांच अधिक गहरी हो जाती है, इस तरह से दो लोब में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गई एपेक्स की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिन की, लेमिना के मार्जिन की। तो मार्जिन क्या था, एंटायर यानी पूरी पत्ती कैसी होती है, चिकनी होती है, तो ये क्या कहलाता है, एंटायर कहलाता है। मार्जिन ये पत्ती का ये पार्ट, जैसे कि कोई पत्ती है तो पत्ती का ये भाग जो मार्जिन है कैसा होता है, किसी का चिकना होता है और किसी का ऐसा होता है और किसी का ऐसा होता है। तो इसकी बात करें तो ये एंटायर यानी पूरी चिकनी होती है। बेबी यानी ये जैसे कि अशोक, तो बेबी इस तरह की पत्ती लहरदार पाई जाती है। और सीरेट, जब फलक का आरी के समान होता है, इस तरह से जैसे गुलाब में और गुड़हल में। और बाईसीरेट, इसमें क्या होता है, दांतों के समान कटी हुई, इसमें भी पाई जाती है। इसमें फलक तट में दांतों जैसे होते हैं, जैसे आरों के दांतों के समान कटे हुए। एम, इसमें ज़्यादा कटे हुए पाए जाते हैं, तो ये एम बाईसीरेट पार्ट हो गया। अगला रेट्रोसीरेट, इसमें फलक का तट आरी के समान दांतों में कटा हुआ, लेकिन सभी दांत नीचे की तरफ होते हैं। इसमें ऊपर की तरफ आरी के दांत ये जा रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें नीचे की तरफ आ रहे हैं इस तरह से, तो ये क्या कहलाते हैं, रेट्रोसीरेट। डेंटेड, इसमें फलक तट रिकची के समान होते हैं, लेकिन दांते तट के समान समकोण बनाते हुए बाहर की ओर झुके रहते हैं, जैसे खरबूजा और लिली। इस तरह से कि बाहर की तरफ झुके होते हैं ऐसे। इसमें फलक तट में दांते होते हैं जो बाहर की ओर झुके हुए छोटे दांतों में कटे रहते हैं। कैसे होते हैं, छोटे दांतों में कटे रहते हैं इस तरह से। इसमें बाहर की तरफ उभरे हुए अलग दिखाई दे रहे हैं। अब दंतिल यानी क्रीनेट, इसमें फलक तट दंतमय होता है, लेकिन दांत गोलाकार राउंडेड होते हैं, अजूबा इस तरह से ये। और बाईसीरेट, इसमें तलक गोलाकार दांतों में कटा होता है, जो स्वयं गोलाकार दांतों में कटे होते हैं इस तरह से। इसमें छोटे छोटे से गोले बने हुए हैं। स्पाइनी, इसमें फलक तट कांटेदार होते हैं, जैसे पीली कटैली व अनानास। ये लोब्ड, इसमें फलक तट विभिन्न गहराई में कटे हुए होते हैं, इसमें अधिक गहराई में कटे हुए होते हैं। नेक्स्ट, अब ये तो मार्जिन की बात हो गई। अब हम बेस ऑफ लेमिना यानी आधार की बात करते हैं, किस तरह से वह जुड़ा हुआ होता है। तो कितने पार्ट में है, सहजात, स्तंभ वेष्टि, कर्णाकार और स्तंभ लिंगी। तो पहला पार्ट है जब दो लोब होते हैं इस तरह से, इसमें स्तंभ बीच में से जाता हुआ प्रतीत होता है, तो ये लगता है ये दोनों लोब इस तरह से जुड़ जाते हैं कि जो तना है इसके बीच में से होकर जा रहा है। सहजात कहते हैं, दो पत्तियों के फलक नीचे की ओर आकर एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि यह जैसे पत्ती है जिसके बीच से होकर तना जा रहा है, जैसे कि लौनी सैरा। स्तंभ वेष्टि, आधार के भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि तना पत्ती के समान होकर पत्ती से होकर जाता है, जैसे कि एलॉय।
जैसे कर्णाकार फलक का आधार दो भागों में बंटकर आंशिक रूप से तने के चारों ओर आ जाता है, जैसे आंख और सोनकस। स्तंभलिंगी कर्णाकार यानी ऑरिकुलर पर्णाधार तने से पर्ण रूप से चिपटा रहता है, अर्थात फलक का आधार दो भागों में बटा हुआ प्रतीत होता है। ये तो कर्णाकार इस तरह से होगा, दो भागों में बटा है। अब इसकी बात स्तंभलिंगी की बात करें तो इसमें क्या हुआ, अर्थात फलक दो भागों में बटकर पूर्ण रूप से तने के चारों ओर आ जाता है, जैसे कि गेहूं और घास। अब हम बात कर रहे हैं पत्ती की सतह की, कि पत्ती की जो अपर लेयर होती है, इस तरह से जो पत्ती होती है तो इसकी जो अपर लेयर होती है वो कैसी होती है, ग्लैमरस रोम युक्त, इसमें हेयर्स पाए जाते हैं हल्के हल्के, रफ होती है या स्मूथ होती है, जिलेटनस या म्यूसिलेज इसमें या चिकनी होती है, या ग्लेक्यूअस होती है, स्पाइनी होती है यानी चमकदार होती है, या सल्कमय होती है। ये तो गई पत्ती की सरफेस की बात। अब पत्ती का गठन कैसा होता है, चर्मिल होती है यानी सॉफ्टनेस इसमें नहीं होती है। जब पत्ती दर्द तथा चमड़े के समान मोटी होती है। झिल्ली बात, जब पत्ती झिल्ली के समान पतली होती है तो कैसी होती है, मेम्ब्रेनस, उसमें मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है। और फ्लैसी जब पत्ती मोटी व मुलायम होती है। और सक्यूलेंट जब पत्ती मांसल रस युक्त होती है। ये तो पत्ती के बारे में डिस्कशन चल रहा था कि पत्ती का गठन कैसा हुआ, पत्ती की सतह कैसी हुई, और पर्णफलक की बेस कैसा है, लेमिना का मार्जिन कैसा है, एपेक्स कैसा है। अब इसकी बात करें हम सिरा विन्यास की। पत्ती काफ़ी लेंदी है, तो नॉर्मल देखने पे तो पत्ती हमने कह दिया ये पत्ती है। अब जब पत्ती के बारे में हमने बताया कि ये पत्ती है तो इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जिसे बिना टैक्सोनॉमी पढ़े हुए आप नहीं समझ सकते। तो इसमें दो तरीका का वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जाल का रूपी यानी जाल जैसा संरचना इसमें बनी हुई होती है। तो कौन सा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें सिराएं फैली हुई होती है इस तरह से। तो इसमें पाया जाता है पीपल में, तेजपात में और कद्दू में। और समानांतर यानी पैरेलल, तो आपने केले का पत्ता देखा, उसमें लाइनें पाई जाती हैं समानांतर एक दूसरे से। और इस तरह से बांस का पौधा जो होता है, पेड़ होता है, उसमें भी ऐसा होता है। ताड़ में भी, ताड़ की जो पत्तियां होती हैं वो भी इस तरह से पाई जाती हैं। केला, बांस, ताड़ आदि इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, पत्ती कितने प्रकार की होती हैं। ये तो पत्तियों की संरचना हो गई, एक तरीके से मॉर्फोलॉजी हो गई कि पत्तियां होती कैसी हैं, दिखती कैसी हैं। अब पत्तियां बटी कैसी रहती हैं। पत्तियां दो तरीके से बटी रहती हैं, एक सिंपल एक कंपाउंड। तो सिंपल पत्ती, तो पत्ती कैसी है, फलक पूर्ण हो इस तरह से, तो सिंपल पत्ती हो गई। ये पत्ती है सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, पत्ती है पूर्ण हो जाती है, कुछ अंदर से कटा हुआ है लेकिन मध्य सिरा तक नहीं जाता है, प्रंत तक ना जाए, तो ऐसी पत्ती को हम सिंपल लीफ कहते हैं। अब नेक्स्ट बात हो रही है किसकी, कंपाउंड लीफ की। अब कंपाउंड जो लीफ है इसका कटान या मिडरिव तथा पेट्यूल तक आ गई है, यानी जब पत्ती ऐसी जुड़ती है तो इसके नीचे तक ये कटाव इसका आ जाता है, कई भागों में इसको बांट देता है। प्रत्येक भाग को क्या लीफलेट कहते हैं, ऐसी पत्ती कंपाउंड लीफ कहलाती है। तो कंपाउंड लीफ हो गई और सिंपल लीफ हो गई। सिंपल लीफ तो सादा सरल पत्तियों की बात हो रही है, और कंपाउंड लीफ यानी संयुक्त जब शब्द आ जाता है तो इसमें मिलावट आ जाती है, यानी पत्तियां कई प्रकार की होती हैं। संयुक्त पत्तियां कई प्रकार की होती हैं। संयुक्त पत्तियां दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। अब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी बटी हुई होती हैं, यूनिफोलिएट और बाइफोलिएट। यूनिफोलिएट ये दोनों समानांतर दिख रहे हैं, तो ये कौन सी है, यूनिफोलिएट है, और ये कौन सी है, बाइपिन्नेट, यानी इसमें बराबर संख्या पाई जाती है लेकिन इसमें क्या कहें, असम पाई जाती है। ये समान है और ये पत्ती एक्स्ट्रा में आ गई। तो उसे इस तरह की पत्तियों में वेदन केवल एक बार होता है। पराग के दोनों पत्रक लगे रहते हैं। जब पराग में ऊपर की ओर एक पत्रक जोड़ों में होता है, अर्थात इसकी संख्या कैसी होती है, सम होती है, तो इसे पेरिपिन्नेट कहते हैं, जैसे इमली आदि। और पराग में अगर शेष पत्रक लगा रहता है, अकेला होता है, और शेष पत्रक जोड़ों में हो तो उसे इम्पेरिपिन्नेट कहते हैं, जोड़ों में ना हो तो इसे इम्पेरिपिन्नेट। से नीम और गुलाब, इनकी संख्या सम नहीं होती है। अब बाइपिन्नेटली कंपाउंड, इस प्रकार की पत्ती का कटाव दो बार होता है, अर्थात दो बार पृच्छाकार होता है। ऐसी पत्ती में वेदन में जो पत्रक बनते हैं एक बार फिर से छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं। इन छोटे पत्रकों को पिन्यूल्स कहते हैं, जैसे छुरमुई और सॉरी। कभी ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, कभी डिकम्पाउंड लीफ होती है, जैसे कि इस तरह से। ये तो हो गई
पेरिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेट, यानी समान है और इसमें असमान है। इम्पेरिपिन्नेट और पेरिपिन्नेट और इम्पेरिपिन्नेट है तो कंपाउंड लीफ, ये भी कंपाउंड लीफ है, लेकिन कैसी है, बाइपिन्नेट, यानी दो भागों में बटी, ये इधर से बटी और फिर इधर से भी बटी। अब ये ट्राइपिन्नेट और ये डिकम्पाउंड लीफ, यानी कई भागों में बटी हुई होती। तो ये तो हो गई पिन्नेटली कंपाउंड लीफ की बात। अब हम बात करते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ की। तो पामेटली कंपाउंड लीफ की बात करें तो इस प्रकार की पत्ती में पर्णफलक कटाव पर्णवृंत की ओर होता है। जिस प्रकार वृंत के एक सिरे एक ही स्थान से अरीय ढंग से रेडियली हथेली की अंगुलियों के समान पत्रक निकलते हैं, तो उनके आधार पर पत्तियों को बांटा गया, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्री। यूनिफोलिएट यानी एक भाग में बटा है, दो भाग में बटा है, बाइफोलिएट, ये ट्राइफोलिएट, ये क्वाड्रीफोलिएट, इस तरह से इसको बहुपर्णी संयुक्त पत्ती, ये सब हो गई संयुक्त पत्ती। नेक्स्ट, जब हम पुष्प क्रम की बात करते हैं तो पौधों में पुष्प पाए जाते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो इन्फ्लोरेसेंस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, पौधों की वर्गीय की पहचान यानी टेक्सोनॉमिकल आइडेंटिकल ऑफ प्लांट्स के लिए पुष्प क्रम का विशेष महत्व है। यानी फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। वे पुष्प जो तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं एकल शीर्षक कहते हैं, जिसे सॉलिटरी टर्मिनल कहते हैं। जैसे कि ये कि ऊपर की ओर लगे हुए हैं, सिर्फ पत्तियां हैं और अपर पार्ट पे एक फूल लगा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं, सॉलिटरी टर्मिनल। सॉलिटरी मतलब एकल, और टर्मिनल यानी अपर पार्ट पे, जैसे कि पॉपी के पौधे। वे पुष्प जो पत्तियों के कक्ष में निकलते हैं एकल कंचस्थ यानी सॉलिटरी एक्सिलरी, यानी जो साइड में निकल आते हैं, अपर पार्ट पे ना लगकर इधर साइड में लग जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, सॉलिटरी तो होते हैं लेकिन एक्सिलरी होते हैं, जैसे कि गुड़हल। अब पौधों पर पुष्प एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं। वह प्रजनन शाखा जिस पर बहुत से पुष्प एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं तो क्या कहलाती है, इन्फ्लोरेसेंस कहलाते हैं। यानी एक पुष्प क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो एक विशेष महत्व रखता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट एक निश्चित क्रम में लगा रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। इस क्रम को भी समझना होता है। तो पुष्प क्रम की मुख्य शाखा को क्या कहते हैं, पेडंकल, यानी जिससे पुष्प जुड़ा रहता है, ये पेट्यूल। और मुख्यतः इन्फ्लोरेसेंस कई प्रकार का होता है, जैसे कि रेसिमोस यानी इंडेफिनिट, साइमोस डेफिनिट, और स्पेशल यानी स्पेसिस्ट, संयुक्त यानी कंपाउंड। तो रेसिमोस की जब हम बात करें तो पुष्पाक्ष यानी पेडंकल कैसा होता है, लंबा होता है ये, और पुष्पाक्ष छोटा होता है, ये रेसिमोस के टाइप है। पुष्पाक्ष चपटा होता है, इसको हम आगे डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसका। और साइमोस एकल शाखी समीशाख यानी एक सिंगल ब्रांच में रहता है, युग्म यानी जुड़ा हुआ रहता है, बहुशाखी यानी कई जोड़ों में रहता है। अब स्पेशल कैसा है, कटोरिया अथवा साइथियम, कूटचक्र, हाइपेंथोडियम। संयुक्त कैसा, संयुक्त समीक्षा, संयुक्त असीमाक्ष, संयुक्त स्पाइक, स्पेडिक्स, समसिक्स और पुष्प छत्र। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस की। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या है, पेडंकल पहले एलोंगेटेड होता है यानी लंबा होता है। इस पुष्प क्रम में क्या होता है, पेडंकल की लंबाई वृद्धि अनिश्चित काल तक होती रहती है। कैसी, अनिश्चित कालीन होती है, जिसके कारण नीचे की ओर पुष्प बड़े और पुराने होते जाते हैं, ऊपर अंदर की ओर पुष्प छोटे और नए पैदा हो जाते हैं। जिस तरह से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ नीचे की तरफ नए पुष्प निकलते जाते हैं, ऊपर अलग पुष्प, यहाँ नए पुष्प निकल जाते हैं, यहाँ पुराने पुष्प आते जाते हैं। अर्थात पुष्प पालिवंत्र पुष्प कैसा होता है, एक्रोपीटल सक्सेशन होता है, यानी बढ़ता रहता है और नीचे की तरफ पुरानी चीज चली जाती है, ऊपर आगे नई चीज आ जाती है। तो पेडंकल कैसा होता है, एलोंगेटेड यानी लंबा होता है। तो रेसिम की असीमाक्ष की बात हो रही है, तो मुख्य अक्ष यानी रैकिस लंबा तथा बड़ा हो रहता है। पत्तियां कैसी, सब पत्रों यानी ब्रैक्ट के कक्षों में सबरंत पुष्प निकलते हैं, जैसे कि सरसों, मूली आदि। इस तरह से कौन सी, इस तरह से इनकी ये पेडंकल क्या है, लंबे हैं और इनके पुष्प निकल रहे हैं, ब्रैक्ट इनके निकलते हैं साइड से, स्पाइक। इसमें वृद्धिशील अक्ष पर सिसाइल पुष्प लगते हैं, जैसे बांशा, चौलई और लटजीरा, ये सब चिड़चिटा। ये क्या है, स्पाइक, यानी इसमें पेडंकल नहीं, जो इसका वो होता है क्या, पेट्यूल नहीं होता है, यानी ये फ्लावर कैसे होते हैं, सिसाइल होते हैं। जैसे मैंने आपको पत्ती को बताया था,
पेडियोलेटेड और सिसाइल। तो यहाँ पेडियोलेटेड नहीं होती है, सिसाइल फ्लावर पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका स्पाइक। नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइकलेट। ये वास्तव में छोटे छोटे स्पाइक होते हैं जिसमें कभी कभी कहीं कहीं केवल एक ही पुष्प होता है। ये आधार की तरह ग्लूम्स में घिरे रहते हैं, जैसे गेहूँ, आपने गेहूँ की बाल देखी होगी, तो उसमें इस तरह का स्पाइकलेट नामक इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। और कैटकिन, इसमें अक्ष लंबा होता है तथा निलंबी यानी पेडुलस होता है। इसमें कमजोर अक्ष पर एक लिंगी और पंखुड़ियाँ हीन पुष्प लगे, पंखुड़ी हीन पुष्प लगे रहते हैं, जैसे कि सहतूत और सेलेरिस। इस तरह से कौन से? सहतूत और सेल्द। स्थूल मंजिल एक प्रकार का एक लिंगी पुष्पों वाला स्पाइक होता है। कैसा होता है? एक लिंगी पुष्पों वाला स्पाइक होता है जिसमें गूदेदार वृंत 2 या 2 से अधिक बड़े रंगीन निपत्रों से ढका रहता है, जैसे केला, ताड़ आदि। ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? नीचे की भाग में ऊपर की ओर मेल पुष्प, मध्य में बंद पुष्प तथा नीचे मादा पुष्प होते हैं। सभी पुष्प कहते हैं अब्रंती होते हैं, अब्रंती यानी सिसाइल होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं असीमाक्ष। यहाँ असीमाक्ष पुष्पक्रम की बात हो रही थी, तो असीमाक्ष कौन सा है? पुष्पाक्ष कैसा होता है? लंबा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? जो पुष्पाक्ष यानी पेडंकल है कैसा होता है? सॉर्टेड होता है। तो कौरिम्ब, इसमें मुख्य अक्ष कैसा होता है? छोटा तथा नीचे के पुष्पों के वृंत लंबे, ऊपर के पुष्पों के वृंत छोटे होते हैं। इस कारण सभी पुष्प एक ही ऊंचाई पर स्थित रहते हैं, जैसे कि कैंडी टफ्ट एवं पूनम सिरेसिस, कैशिया सॉफेरा। इस तरह से पुष्प लगे हुए रहते हैं। अम्बेल, इसमें मुख्य अक्ष छोटा होता है। सभी पुष्प एक ही बिंदु से लगे रहते हैं। समान वृंत पूरे पुष्पक्रम को छाते जैसी संरचना बनाता है। इस तरह से एक छाते जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है अम्बेल। कौरिम्ब और अम्बेल, इसमें क्या है? पेडंकल कैसा होता है? छोटा होता है। अब पेडंकल इज फ्लैटेड, इट इज आल्सो कॉल्ड रिसेप्टिकल, यानी पुष्पाक्ष जो होता है छोटा होता है। ये छोटा हो गया, अब ये चपटा है। तो सीड्स अथवा मुंडक, जिसे कैपिटुलम कहते हैं, हेड और कैपिटुलम। इसमें मुख्य अक्ष आशय रिसेप्टिकल चपटा होता है और पुष्पक फ्लोरेट्स होते हैं, अब्रंती होते हैं तथा आशय पर इकट्ठे लगे रहते हैं। पुष्पक 2 प्रकार के होते हैं, बाहर की ओर रेफ्लोरेट होते हैं और अंदर की ओर डिस्क फ्लोरेट होते हैं। संपूर्ण पुष्पक्रम केवल पुष्प की भांति प्रतीत होता है, जैसे गेंदा और सूरजमुखी। इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं गेंदा और सूरजमुखी। किसके? मुंडक इन्फ्लोरेसेंस की। नेक्स्ट ससीमाक्ष। अब ससीमाक्ष पुष्पक्रम क्या है? इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि अग्रस्त कलिका के एक पुष्प में परिवर्तन हो जाने के कारण रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसमें नीचे निकलने वाली लेटरल जो ब्रांचेज हैं उनका अग्रिम पार्ट पर फ्लावर लगता है, इस तरह से। तो ये भी कई तरह से होता है। मोनोकैशियल यानी यूनिपेरस साइम, और डाइकैशियल और पॉलीकैशियल। तो यूनिकैशियल कैसा? इसमें मुख्य अक्ष एक पुष्प में समाप्त हो जाता है, एक ही बार में केवल एक ही पार्श्व अक्ष उत्पन्न होता है, जिसमें एक ही पुष्प लगता है। हेलिक्वाइड, जिसमें पार्श्व अक्ष सदैव एक ही पार्श्व से निकलता है, जिसमें एक कुंडल यानी हेलिक्वाइड सदस्य रचना बन जाती है, जैसे मकोय या मकोय सोलिनम नाइग्रम कहते हैं, जैसे बेगोनिया। स्कॉर्पॉइड, जिसमें जो लेटरल अक्ष दोनों पार में एकांतर क्रम में निकलता है, जैसे कि हीलियोट्रोपियम, रेननकुलस। ये सब इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। किसके? ये वाला। इसमें जो फ्लावर निकल रहे हैं 1 या 2 निकलते हैं लेटरल साइड से। अब युग्म साखी ससीमाक यानी डाइकैशियल। तो इसमें क्या है? इसमें मुख्य अक्ष एक पुष्प में समाप्त नहीं होता है, इसमें एक अक्ष में समाप्त हो रहा था। इस तरह से लेटरल तो निकला, लेकिन इसमें नहीं हुआ। ये एक अक्ष बना, ये 2 अक्ष बने। तो तथा दोनों पुष्प क्या होते हैं? दोनों पार्श्व कलिकाएं विकसित होकर पुष्प अक्षों को जन्म देती हैं, जैसे कि चमेली, स्टिलेरिया मीडिया। नेक्स्ट बहुशाखी ससीमाक्ष, इसमें 2 स्थान पर कई अक्षों की एक भ्रमी बन जाती है, जैसे कि हेमेलिया, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट विशिष्ट पुष्पक्रम या स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। सबसे पहला विशिष्ट कौन सा है? कटोरिया यानी साइथियम। इसमें कटोरी की आकृति का एक सहपत्र यानी इन्वॉल्कर होता है, जिसमें ब्रैक्ट के आपस में जुड़ जाने से बनता है।
क्या होता है, ब्रैक्ट के आपस में जुड़ जाने से ये ब्रैक्ट जुड़ जाते हैं तो कटोरी जैसी संरचना बन जाती है, जिसमें बीच में एक मादा पुष्प तथा चार ओर से एक वृद्धि तंतुर पुंकेसर इन स्टैमन द्वारा प्रदर्शित करते हैं और मेल पुष्प होते हैं। फीमेल फ्लावर केवल गाइनोशियम द्वारा प्रदर्शित होता है, मेल फ्लावर केवल एंड्रोशियम द्वारा प्रदर्शित होता है, जैसे यूफोरबिया में पाया जाता है इस तरह से। नेक्स्ट कौन सा है, बर्टिसलास्टर। बर्टिसलास्टर जिसे हम कूट चक्र कहते हैं, वास्तव में युग्म शाखित ससीमाक्ष यानी डाइकेशियल साइम का कंडेंस्ड रूप है। कौन, बर्टिसलास्टर। तथा इसमें केवल 2 स्कॉर्पॉइड साइम होते हैं यानी वृत्तीय ससीमाक्ष पाए जाते हैं। इनमें पक्ष इंटरनोड छोटे होते हैं तथा प्रत्येक गांठ पर एक सेसाइल फ्लावर का होता है, जैसे तुलसी, ओशियम, और इसमें बर्टिसलास्टर किसमें पाया जाता है, तुलसी में पाया जाता है। इस तरह से इसमें फूल लगे रहते हैं, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। ये ब्रैक्ट्स निकलती हैं। हाइपेंथोडियम, इसमें पेडंकल अथवा आशा रिसेप्टिकल एक गूदेदार फ्लैशी खोखली गुहा की भांति होता है और इसमें एक ऊपर एक छेद होता है जिस स्केल से ढका हुआ पाया जाता है। ये इसमें 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, मेल, नॉर्मल, फीमेल, जिसकी वर्तिका कैसी होती है, लंबी होती है, तथा गाल यानी गॉल फीमेल जिसकी वर्तिका कैसी होती है, छोटी होती है। मेल छिद्र के पास जाते हैं, जैसे कि गूलर और हाइपेंथोडियम। इस तरह से इसमें पाए जाते हैं फीमेल फ्लावर, गॉल फ्लावर और मेल फ्लावर। नेक्स्ट, संयुक्त पुष्पक्रम या कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। कुछ पौधों में संयुक्त पुष्पक्रम पाए जाते हैं। इसमें पुष्पक्रम की मुख्य अक्ष यानी पेडंकल अनेक शाखाओं में बटी होती, जो इस प्रकार हैं: कंपाउंड रेसिम, संयुक्त ससीमाक्ष, पेनिकल रेसिम ऑफ रेसिम। इसमें क्या है, रेसिम जो रहता है इसमें असीमाक्ष शाखित होता है, कैसा होता है, ब्रांच होता है, जैसे गुलमोहर। और संयुक्त स्पाइक जैसे कि गेहूं। नेक्स्ट, संयुक्त स्पेडिक्स जैसे कि ताड़ और बनाना यानी केला। संयुक्त समसिक यानी कैंडी टफ्ट, पायरस और धनिया संयुक्त पुष्प छत्र। इस तरह से आपके इन्फ्लोरेसेंस नारियल में पाया जाता है। कौन सा, संयुक्त स्पेडिक्स पुष्पक्रम। कौन सा, स्पेडिक्स वाला जो है नारियल में भी पाया जाता है। किसमें, नारियल में। पूरा इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट होता है, पुष्पक्रम कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम पुष्प की या फ्लावर की। सबसे पहली बात, पुष्प 2 तरीके से होते हैं, एक पहला पेडिसिलेटेड और दूसरा सेसाइल। तो पेडिसिलेटेड क्या है, जब पुष्प में वृंत उपस्थित होता है, जस्ट लाइक दिस, कि जब कोई भी फ्लावर होता है इस तरह का उसमें वृंत पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पेडिसिलेटेड। तो उसे क्या कहते हैं, पेडिसिलेटेड, सब पुष्प वृंत। सेसाइल, यदि वृंत उपस्थित नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, अवृंत या सेसाइल, जिसमें ये डंठल नहीं पाया जाता है या पुष्प वृंत नहीं पाया जाता। अब कंप्लीट फ्लावर क्या है, जब पुष्प में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंप्लीट फ्लावर। जब एक ही फ्लावर में कैलिक्स यानी बाह्य दलपुंज ये सब, पुमांग, जायांग, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सभी पाए जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, कंप्लीट फ्लावर होता है। परंतु यद्यपि जो कंडीशन है, या अगर इसमें ये सब चक्र अनुपस्थित रहते हैं तो ये क्या है, अनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होता है तो इसे अपूर्ण फ्लावर कहते हैं। जिस पुष्प में मेल और फीमेल दोनों भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल, यानी जिसमें गाइनोशियम और एंड्रोशियम दोनों पाए जाते हैं उसी को कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। और जिसमें मेल या फीमेल किसी एक भाग के ही उपस्थित होने की संभावना की जाती है तो क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल, या तो मेल फ्लावर होगा या तो फीमेल फ्लावर होगा, तो इसे हम कहते हैं मोनोसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, इस फ्लावर को कहा जाता है। अब फ्लावर की बात हुई है तो फ्लावर की सिमेट्री की बात होगी। सममिति कहते हैं जैसे, जब पुष्प को केंद्र से होकर किसी वर्टिकल प्लेन में बांटते हैं, जिस तरह से ये पुष्प है, जब इसको यहाँ से केंद्र से लेकर 2 भागों में बांट दिया जाता है और ये बट जाता है बराबर भागों में, तो इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल काटने पर 2 या एक दूसरे से पूरा विभक्त किया जा सकता है तो इसे रेगुलर या एक्टिनोमॉर्फिक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फ्लावर को। ये फ्लावर के कैरेक्टर हैं, जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें बताए जाते हैं। उसके बाद जब हम इसका फ्लोरल पूरा डिस्क्रिप्शन करते हैं तो ये सब
उसमें बताने पड़ते हैं। जब पुष्प केवल एक ही उदग्र तल से काटने पर दो भागों में बंटता है तो अन्य स्थानों पर वह नहीं बंट पाता, तो ये क्या कहलाता है, मोनोसिमेट्रिकल या जाइगोमॉर्फिक कहलाता है। जिस तरह से ये फ्लावर है इसे हम जाइगोमॉर्फिक कहेंगे क्योंकि यहाँ से बांटने पर नहीं बटेगा, ये सीधा ही बांटने पर बटेगा। लेकिन ये वाला फ्लावर है जो वो कहीं से भी बांटे आप, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से, वो एक्टिनोमॉर्फिक है या रेगुलर फ्लावर है। ये रेगुलर है, एसिमेट्रिक है। नेक्स्ट, पुष्पासन पर पुष्प पत्रों का निवेशन यानी इंजर्शन फ्लोवर लीव्स ऑन थैलेमस। किस तरह से पुष्प के जो पार्ट्स होते हैं वो पुष्प प्रंतों पर पाए जाते हैं, पुष्पासन यानी ओवरीज पे पाए जाते हैं। जैसे कि जब पुष्प के भाग किस तरह से अरेंजमेंट होता है, जायांग यानी गायनोशियम ओवरी के नीचे से निकलते हैं तो पुष्प को हाइपोगाइनस कहते हैं। इस तरह से यानी जो पुष्प है उसके नीचे से अगर ये पार्ट निकलते हैं गायनोशियम वाले तो उनको हम क्या कहते हैं, अधोजाय या हाइपो। जब ओवरी के नीचे से ये भाग निकलते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अधोजाय या हाइपोजाइनस कहते हैं। नेक्स्ट, जायांग के बराबर से निकले यानी ये बराबर से निकल रहे हैं बिल्कुल इक्वली मिडिल से, तो इसे परिजाय या पेरिगाइनस कहते हैं। नेक्स्ट, जब ऊपर से निकले, अभी ये नीचे से निकल रहे थे तो हाइपोगाइनस, और बीच से निकल रहे हैं तो पेरिगाइनस, और ऊपर से निकल रहे हैं तो इपिगाइनस कहते हैं। नेक्स्ट, अब फ्लावर के तो कई कैरेक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर उनको हम एक तरीके से बांट सकते हैं या उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि किस तरह का फ्लावर है। ब्रैक्टिएट या इव्रेक्टिएट फ्लावर है, ब्रैक्टिएट या इव्रेक्टिएट या मतलब ब्रैक्टिएट का मतलब है सहपत्र और असहपत्री। यदि पुष्प में ब्रैक्ट्स उपस्थित होते हैं तो उसे ब्रैक्टिएट कहते हैं और नहीं होते हैं तो उसे इव्रेक्टिएट कहते हैं। जिस तरह से ये फ्लावर है इसमें अगर यहाँ पे ब्रैक्ट पाया जाता है तो इसे ब्रैक्टिएट कहते हैं और यहाँ नहीं होता है तो इसे इव्रेक्टिएट कहा जाता है। तो सहपत्र के कई तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, लीफी होते हैं, पत्तियों जैसे दिखते हैं, स्केली होते हैं, सल्कवत दिखते हैं, पेटलॉइड होते हैं यानी ये बिल्कुल कोरोला लाइक दिखते हैं, और इलवॉकर होते हैं यानी सहपत्र चक्र में रहते हैं यानी सर्कल में चारों तरफ से पाया जाता है, ग्लूम्स होते हैं, स्पैथ इत्यादि। इस तरह से ये सहपत्र पाए जाते हैं। यदि सहपत्र या ब्रैक्ट्स और पुष्प के बीच कुछ छोटी सहपत्र की तरह रचनाएं पाई जाती हैं तो उन्हें हम ब्रैक्टियोल्स भी कहते हैं। सहपत्र और पुष्प के बीच में जो रचनाएं पाई जाती हैं उन्हें ब्रैक्टियोल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पुष्प के भाग जो मैंने आपको बताए थे, कैलिक्स, करोला, जैसे कि पुष्प के भाग होते हैं क्या, कैलिक्स बताया था मैंने, कैलिक्स, ठीक है, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये पुष्प के भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिक्स की। तो कैलिक्स में क्या है, जब पुष्प में बाहर सबसे नीचे की ओर एक चक्र के रूप में पाया जाता है, जब पुष्प में सबसे बाहर एक चक्र पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। वो बहुत सी यूनिट्स रहती हैं जो जिनसे मिलकर यह बनता है, यानी बहुत सारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है तो उनसे कैलिक्स बनता है। प्रत्येक यूनिट को बाहदल या सेपल कहा जाता है। जो कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसे हम सेपल कहते हैं। ये प्राय कैसे होते हैं, सेपलॉइड कहा जाता है, परंतु कभी कभी पेटलॉइड भी होते हैं जैसे कि सरसों। और पुष्प में गैमोसेप्लस, ये गैमोसेप्लस होते हैं और पॉलीसेप्लस होते हैं। तो गैमोसेप्लस का मतलब बताया था कि जुड़े हुए हैं, और पॉलीसेप्लस यानी अलग अलग हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं। और पुष्प वर्णन में बाहदलों की संख्या, रंग, आकृति, शीघ्रपति यानी तुरंत झड़ जाते हैं, कैडुकस कहा जाता है, पर्णपाती यानी मौसम के आधार पर झड़ते हैं, डेसिडुअस, और परसिस्टेंट जो काफी लंबे समय तक रहते हैं होना आदि, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। पूरे बाहदल में बाहदलों की पारस्परिक संबंध स्थिति को एस्टिवेशन, मैंने आपको बताया था कि अरेंजमेंट इनका कैसा होता है, कौन कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है, वेलवेट है कि ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, अभी आगे की स्लाइड में आपको अच्छे से बताया जाएगा, कोइनकंसियल है। इस तरह से इनमें देखा जाता है। और कैलिक्स का फॉर्म कैसा होता है, आकृति कैसी होती है, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि सरसों में एक दूसरे से इस तरह से एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, फ्रीली हैं।
ट्यूबलर होते हैं जैसे धतूरे में, जैसे कि ये। बेल शेप्ड गुड़हल का जो है इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी पाया, जैसे कनेर में भी रहता है। और दलपुटिये तथा कलसाकार अर्स्युलेट खुराशनी अजवाइन में रहता है इस तरह से। बियोस्टी यानी बाइलेविएट इस तरह से। कभी कभी बाह्यदल पुंज के नीचे बाह्यदल जैसी एक रचना होती है, जैसे हम इपीकैलिक्स कहते हैं, जो किसका करेक्टर है, मेनली मालवेसी के पाया जाता है। अब बाह्यदल पुंज जो कैलिक्स हैं वो इस तरह से रूपांतरित हो जाते हैं। बाह्यदल पुंज का रूपांतरण हो जाता है। कैलिक्स हैं जो नीचे का जो पार्ट होता है ये कैलिक्स फूल का, तो वो कभी कभी रूपांतरित यानी परिवर्तित हो जाता है, अपनी स्थिति बदल देता है, अपना चेहरा बदल देता है एक तरीके से। तो पर्णपत्र यानी लीफी मुसेंडा के पुष्प में एक बाह्यदल वृद्धि करके पत्ती के समान बड़ा हो जाता है। यह पीले रंग का होता है, जैसे कि ये कैलिक्स देखो यहाँ से उठा और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसने बना लिया, लेकिन है क्या, ये कैलिक्स है। बाह्यदल रोम पेपस सूरजमुखी माइकेनिया आदि में बाह्यदल पुंज जो है कैलिक्स है उसका रूपांतरण हो जाता है, जैसे कि पेपस में इस तरह से। ये देखिए रोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और सूली नेस्पाइनस सिंगाड़े में बाह्यदल पुंजों को 2 कांटों का रूप धारण करना पड़ता है, कांटे जैसी संरचना बन जाती है इस तरह से। और दलपुटी यानी स्क्वायर लार्क स्पर में बाह्यदल पुंज के आधार पर एक नली समान प्रवर्ध यानी भाग निकलता है, जिसे हम दलपुट या स्पर कहा जाता है, जैसे कि इस तरह से कैलिक्स का रूपांतरण हो जाता है तो ये कैलिक्स ही, लेकिन इनका शेप बदल जाता है। छज्जाकार होप्ड एक्टोनियम में पाया जाता है। एक बाह्यदल पुंज वृद्धि करके छज्जे जैसी रचना बना लेता है इस तरह से। ये बना लिया उसने हुड, जो ऊपर से फूल को ढके रहती है। ये फूल है, इसको कैलिक्स ने इतना बड़ा होकर अपना रूपांतरण कर लिया कि फूल को ही ढक लिया इस तरह से। ये एकोनिडियम का फूल है जो अतीस होता है, जिसे हम अतीस कहते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं, अभी तो कैलिक्स की बात हो रही थी, जिसे हम सेप्लॉइड या सेपल्स कह सकते हैं। अब बात हो रही है कोरोला की, जो रंगीन पार्ट होता है फूल का, उसकी बात हो रही है। दलपुंज पुष्प की दूसरी भ्रम या दूसरा चक्र होता है, जिसे हम पंखुड़ियाँ या पेटल्स भी कहते हैं। ये भड़कीले होते हैं यानी रंगीन होते हैं, कभी कभी हरे रंग के भी हो सकते हैं, जिन्हें हम सेप्लॉइड कहते हैं। जब हरे रंग के हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सेप्लॉइड कहते हैं। जिस पुष्प में सारे पेटल्स स्वतंत्र होते हैं उसे पॉलीपेटलस कहते हैं, यानी स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, तो इसे हम पॉलीपेटलस कहते हैं। और जिसमें जुड़े हुए हैं उसे क्या कहते हैं, गैमोपेटलस। इसी की तरह से इसकी बात हो रही थी। गैमो यानी जुड़े हुए हैं, गैमो यानी जुड़े हुए हैं, और फ्री है तो क्या है, पॉली। गैमो जो जुड़े हुए हैं और पॉली यानी स्वतंत्र। नेक्स्ट, अब जब कैलिक्स कोरोला की बात हो रही थी तो उसमें एस्टिब्यूशन आ रहा था कि किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। तो ये तो हो गया अरेंजमेंट की बात। कोर स्पर्शी यानी वेलवेट, एक आवर्त के दल एक दूसरे को छूते भर हैं, परस्पर ढकते नहीं हैं। मतलब ये है कि एक दूसरे को टच तो कर रहे हैं, छूते भर हैं, लेकिन ढकते नहीं हैं। तो ये कौन सा एस्टिब्यूशन है, वेलवेट। इससे सेपल्स का भी अरेंजमेंट होता है, कैलिक्स का और कोरोला का भी अरेंजमेंट होता है कि किस फॉर्म में पाया जाता है। अब ट्विस्टेड, इनमें दल का एक भाग संलग्न दल के कुछ भाग को ढक लेता है और इसका दूसरा भाग पिछले दल से स्वयं ढक जाता है। इस तरह से जब इनका अरेंजमेंट होता है तो ऐसे, इस तरह से ये अपने आप ट्विस्टेड फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है, ट्विस्टेड फॉर्म में। अब बात करते हैं कोर छादी यानी इम्ब्रिकेट। इसमें दलपुंज के एक दल के दोनों किनारे पड़ोसी दोनों दलों के किनारे से ढके रहते हैं और एक के दोनों किनारे संलग्न दलों को ढके रहते हैं। शेष दलों में एक किनारा पास के दल के तट से ढका रहता है और दूसरा पास के दल के किनारे को ढके रहता है।
इस तरह से, जिसमें एक ऐसा है पार्ट्स या पेटल्स जो ढका हुआ है और एक है जो पूरी तरीके से बाहर है। बाकी सबकी एक एक किनारी, एक एक जो किनारा है इसका वो अलग अलग है। इस तरह से एक तो पूरा ढका है, ये ढक गया, ठीक है। अब दूसरा जो है वो बिल्कुल बाहर है, ये वाला बिल्कुल बाहर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा, वेलवेट, ये हो गया ट्विस्टेड, ये हो गया एम्ब्रिकेट। अब बात कर रहे हैं कोइनकंसियल की। कोइनकंसियल में क्या है, कोइनकंसियल में है कि एक कोर छाती का एक ही प्रकार इसमें दलपुंज के दो किनारों के पड़ोसी दलों के किनारों को ढके रहता है। यानी इसमें देखो एक जी ढका है, एक जी ढका है, एक जे बाहर है और एक जे बाहर है। इसमें एक एक पेटल्स जो है ढका हुआ है, एक पेटल ढका एक बाहर है। इसमें दो ढके हुए हैं और दो बाहर हैं, एक ट्विस्टेड फॉर्म में पाया जा रहा है। तो ये कौन सा है, कोइनकंसियल। अब तीसरा वैक्सिलरी, इसमें पश्च ध्वज दोनों पक्षों को ढके रहता है और एली तथा की नील राय स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह से ये है, एक इस तरह से होता है, दो इस तरह से होता है, ये इस तरह से। अब इसमें देखिए एक फ्री है एक पूरा है, एक ट्विस्टेड फॉर्म में है, एक फ्री है, एक जे फ्री एक जे फ्री, एक दो अंदर और दो बाहर। इसमें एक अंदर एक बाहर, ठीक है। इसमें ट्विस्टेड फॉर्म में अब आपस में एक दूसरे को ढके हुए हैं, एक एक किनारा, और इसमें सिर्फ छूते भर हैं। तो वेलवेट ट्विस्टेड, यह है वेलवेट फॉर्म, यह है ट्विस्टेड फॉर्म, यह है एम्ब्रिकेट फॉर्म, और यह है कोइनकंसियल और ये वैक्सिलरी। इस तरह का अरेंजमेंट कैलिक्स और कोरोला में पाया जाता है। नेक्स्ट, अब दलों की आकृति की बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ कोरोला। अभी तो हमने कैलिक्स की बात की थी, कैलिक्स का रूपांतरण कैसे होता है, अब इसकी बात कर रहे हैं। तो पॉलीपेटलस, पुष्पों का दल, पुष्पों का जो रूप दलों के आकार और संयोजन यानी कोएशन पर निर्भर करता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं, इस तरह से नियमित आकार के क्रूसीफॉर्म दलपुंज कोलोरा में 4 पृथक दल होते हैं। प्रत्येक दल 2 भागों में विभाजित रहता है। किस भागों में, तो प्रत्येक दल जो पेटल्स रहता है 2 भागों में विभाजित रहता है। दल का निचला भाग जो संकीर्ण होता है क्लो कहलाता है, तथा दल का बाहरी भाग जो निकला फैला रहता है दल का लिम्ब कहलाता है। ये दल क्रॉस के रूप में विन्यासित रहते हैं। सबसे पहले इस तरह से फॉर्म में पाए जाते हैं। और कैरियोफ्लेसियस, कैरियोफ्लेसियस जो है नियमित आकार के होते हैं, और ये कैसे होते हैं, पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस यानी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। और कौन सा, रोजेशियस, दलपुंज कोरोला में 5 दल में पाए जाते हैं और नखर तथा बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, दल फलक की ओर फैले रहते हैं। तो ये कौन सा है, रोजेशियस। इस तरह से पाए जाते हैं। अब ये तो हुई नियमित आकार वाली बात। अब अनियमित आकार की बात हो रही, पेब्लियोनेसियस, पेब्लियोनेसियस के भी इस तरह से पाए जाते हैं। सबसे पहले कौन सा है, अब पेपेलियोनेसियस का भी पाया जाता है। इसमें 5 प्रकार के स्वतंत्र दल पाए जाते हैं। पश्च दल सबसे बड़ा होता है, इसे ध्वजा के स्टैंडर्ड या बैक्सिलर कहते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, विंग्स और एलाई पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सबसे निचले दल जो प्राय एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं कील या कैरिना कहलाते हैं। नेक्स्ट की जब बात करते हैं, ये तो गए नियमित और अनियमित आकार के, क्या, कोरोला। अब बात करते हैं संयुक्त दलीय, यानी इसमें पृथक दलीय और संयुक्त दलीय। ये एक दूसरे से फ्री फॉर्म में पाए जा रहे थे सब पेटल्स, ये ज्वाइंट फॉर्म में पाए जाते हैं। नियमित आकार के होते हैं, कैसे होते हैं, घंटाकार यानी कैम्पेन्युलेट। दलपुंज युक्त दल जो होते हैं, युक्त दल बाहरी आकृति में घंटा सदृश होते हैं, यानी घंटे जैसी रचना बनाते हैं। इस तरह से नालवत होते हैं, ट्यूबलर होते हैं। तो ट्यूबलर किस तरह से होते हैं, इस तरह से होते हैं।
कीपाकार होते हैं। तो कीपाकार कीप जो रहती है तेल भरने की, वो इस तरह से आकार में रहती है। चक्राकार होते हैं, रोटेट होते हैं, इस तरह से होते हैं। चक्राकार, कुंभाकार, तो कुंभाकार भी पाए जाते हैं। तो कुंभाकार किस तरह से होते हैं, इस तरह से कई प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं। और अनियमित आकार के जीवित रहते हैं, लिग्यूलेट रहते हैं। तो लिग्यूलेट जो रहते हैं दलपुंज, उनकी आकृति जीभ के समान रहती है। कैसी रहती है, जीभ के समान, इस तरह से। द्वयोष्ठी रहते हैं दलपुंज, दो औंष्टों में विभाजित रहते हैं, यानी और जैसी रचना इसकी पाई जाती है। किसकी, दल की बात हो रही है यहाँ, तो द्वयोष्ठी रचना इसकी पाई जाती है। इस तरह से होंठ जैसा स्ट्रक्चर इसका होता है। मुंहबंद कैसा रहता है, मुंहबंद रहता है। यह दलपुंज भी द्वयोष्ठी जैसा होता है। एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे से अत्यंत समीप रहते हैं। कैसे रहते हैं, अत्यंत समीप। प्राय पुष्प के दलपुंज गर्दन और फूल की तरह रहते हैं, इस तरह से। ये मटराकार रहते हैं। कभी कभी दल में पूर्ण समानता पाई जाती है, एक जैसे दिखाई देते हैं और दोनों का संयुक्त चक्र बन जाता है। संयुक्त चक्र यानी गैमोपेटलस होते हैं, जिसे पेरियंथ कहते हैं। एक जैसे होते हैं जैसे पेरियंथ कहते हैं। इसमें एक भाग को टेपल कहा जाता है। जब दोनों एक जैसे हो जाते हैं तो दोनों को साथ में पेरियंथ कहा जाता है और एक पार्ट को टेपल कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। यह पुष्प का मेल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। इसमें स्टेमन से मिलकर बनता है। प्रत्येक पुंकेसर या स्टेमन्स क्या होते हैं, फिलामेंट रहता है, जो कनेक्टिव्स रहते हैं। इनके बाद एक इसमें मुख्य भाग रहता है, एंथर से मिलकर बनता है, जे है इसका कनेक्टिव्स। और इसमें एक फिलामेंट पाया जाता है, और फिलामेंट पाया जाता है, कनेक्टिव्स से मिलकर बनता है। इसमें स्टेमन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। इनकी संख्या जो रहती है अनिश्चित रहती है, परंतु परागकोश के योजन से, तो परागकोश पुतंतु जो परागकोश की पीठ के आधार से शिखर एक जुड़ा रहता है। तो जो परागकोश रहते हैं वो भी कई तरीके रहते हैं। परागकोश यानी जो एंथर रहते हैं वो कई तरीके के रहते हैं। एंथर इस तरह से, इनका स्ट्रक्चर कई तरीके का रहता है, इस तरह से। तो ये रहते हैं एडनेट रहते हैं, बेसी फिक्स्ड रहते हैं, डॉर्सी फिक्स्ड और वर्सेटाइल। तो एडनेट कैसे रहते हैं, एडनेट की सतह जो रहती है एंथर की, परागकोश की पीठ के आधार से शिखर तक जुड़ा रहता है, यानी नीचे से जो फिलामेंट रहता है ऊपर तक जुड़ा हुआ पाया जाता है। किसमें, एंथर में। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट उसकी बेसी फिक्स्ड की। तो बेसी फिक्स्ड में क्या रहता है, इसमें एंथर जो रहता है परागकोश के आधार से जुड़ा रहता है, यानी एंथर के आधार से जुड़ा रहता है, इस तरह से। और नेक्स्ट डॉर्सीफिक्स में क्या है, इसमें पुतंतु जो परागकोश के पृष्ठ पर किसी स्थान से दृढ़तापूर्वक जुड़ा रहता है, यानी इस तरह से जब भाग बनता है तो किसी भी स्थान से यह दृढ़तापूर्वक यानी जुड़ जाता है। और वर्सेटाइल कैसा रहता है, इसमें पृष्ठ तल पर बीच में एक बिंदु पर जुड़ा रहता है और स्वतंत्र हिल डुल सकता है, इस तरह से। इसकी रचना यहाँ से जुड़ी हुई है, ये फ्रीली ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। अब पुंकेसरों का ससंजन यानी कोएशन, किसका कोएशन हो रहा है, स्टेमन का। यहाँ स्टेमन की बात हो रही थी। तो स्टेमन कैसा, पुष्प की एक ही प्रकार की वर्ल के विभिन्न भागों के संयोग को स्पष्ट करने के लिए निम्न प्रकार के होते हैं। क्या, स्टेमन्स। मोनोडेल्फस, जब पुतंतु एक ही बंडल में जुड़े रहते हैं तो उनको मोनोडेल्फस कहते हैं। जैसे कि ये गुड़हल में जो रहता है एक ही बंडल में जुड़े हुए हैं तो इनको क्या कहते हैं, मोनोडेल्फस। डायडेल्फस, जब पुतंतु दो बंडलों में रहता है तो इसे डायडेल्फस कहते हैं। और जब कई बंडलों में रहता है तो इसे क्या कहते हैं, पॉलीडेल्फस, जैसे कि सैमल में रहता है। और मटर में पाया जाता है डायडेल्फस। और गुड़हल में क्या होता है, मोनोडेल्फस। मोनोडेल्फस गुड़हल में और डायडेल्फस मटर में और पॉलीडेल्फस किसमें, सैमल के पौध में। और सिनजेनेसियस,
सिंजेनिसिस का क्या हिसाब है, इसमें केवल परागकोश की आपस में जुड़े रहते हैं तथा तंतु स्वतंत्र रहते हैं। परागकोश जो रहते हैं ऊपर का एंथर रहता है, वो ऊपर से परागकोश यानी एंथर लोब ऊपर से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन नीचे से फिलामेंट्स फ्री रहते हैं। ये किस में पाई जाती है, ये गेंदे में पाए जाते हैं। किसमें, गेंदे में। इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त पुंकेश्वरी की, सिनेंड्रस। जब पुंकेश्वरों को जुड़ना उनकी पूरी लंबाई में होता है उन्हें हम संयुक्त सिनेंड्रस कहा जाता है, जैसे कि कुकुरबिटा में पाया जाता है। ये तो हो गई एंड्रोसियम की बात। नेक्स्ट, एंड्रोसियम एडिसिव ऑफ स्टेमन्स। अभी यहाँ पाया जाता है क्या, कोएशन ऑफ स्टेमन यानी पुंकेसरों का संसंजन। अब यहाँ पुंकेसरों का आसंजन, पुंकेसरों के पुष्प के अन्य भागों से जुड़ने को पुंकेसरों को आसंजन कहते हैं। पुंकेसर के अन्य भाग भी जुड़ जाएं, जैसे कि पुंकेसर दलों के इपीपेटलस, पुंकेसर से परिदलों जैसे टेपल्स कहते हैं, जुड़ने से क्या कहते हैं, इपीफिलस। कभी कभी पुंकेसरों के कार्पल से जुड़े होने पर इसे गाइनेंड्रस कहते हैं, यानी कह सकते हैं पुंकेसरों के दलों से जुड़ने को क्या कहते हैं, एपीपेटलस। जब दल से पुंकेसर जुड़ जाते हैं तो इसे एपीपेटलस कहते हैं। अब जब पुंकेसर परिदल से जुड़ जाते हैं तो इसे टेपल्स कहते हैं, और जुड़ने से टेपल्स के जुड़ने को क्या कहते हैं, एपीफिलस। और कभी कभी पुंकेसर कार्पल से जुड़े रहते हैं तो इसे अंडों, जब अंडों से जुड़े रहते हैं तो इसे गाइनेंड्रस कहते हैं। अब पुंकेसरों की लंबाई लेंथ कैसी रहती है, डाइडाइनमस। इनमें दो लंबे दो छोटे पुंकेसर होते हैं, जैसे कि लेविएटी कुल में पाए जाते हैं या फैमिली में पाए जाते हैं। कैसे कैसे, टेट्राडाइनमस, इनमें चार लंबे तथा दो छोटे पुंकेसर होते हैं जो क्रूसीफेरी कुल में पाए। इस तरह से चार लंबे और दो छोटे, कौन सी फैमिली में, क्रूसीफेरी। और इस तरह से दो लंबे और दो छोटे किसमें पाए जाते हैं, लेविएटी में। दलपुंज से संबंधित पुंकेसरों की सापेक्ष की लंबाई दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, डाइडाइनमस और टेट्राडाइनमस। इसके बाद हम प्रत्येक परागकोश में, जिसमें दो पालियां होती हैं, चार परागकोष्ठ होते हैं यानी पॉलन चैम्बर होते हैं, और जिसे डाइथिकस, जिस प्रकार पॉलन कोश यानी परागकोश, पॉलन चैम्बर जो रहते हैं केवल एक पाली में रहता है, और परागकोष्ठ पाए जाते हैं जिसे हम मोनोथियस कहते हैं, जैसे गुड़हल। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं गाइनोसियम, जिसे हम पिस्टिल कहते हैं, पिस्टिल। जब पुष्प का मादा जनन अंग तथा सबसे मुख्य और आंतरिक भाग बहुत से अंडकों यानी कार्पल्स का बना होता है तो इसे पिस्टल्स या गाइनोसियम कहते हैं, जैसे कि ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। प्रत्येक अंडक नीचे की ओर ओवरी रहती है और स्टाइल और स्टिग्मा बना हुआ होता है। इस तरह से ये स्टाइल और ये इसका स्टिग्मा। जब जायंग केवल एक अंडक का बना होता है इसे मोनोकार्पलरी कहते हैं, जो लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाता है। और जिस समय अनेक अंडक पुष्पासन के चारों ओर जुड़ जाते हैं इसे मल्टीकार्पलरी कहते हैं। एपोकार्पस, जब सब अंडक पृथक हो जाते हैं तो इसे एपोकार्पस कहते हैं, और जब आपस में जुड़ जाते हैं इसे सिनकार्पस कहा जाता है। स्टिग्मा के सरल विभाजित शाखामय लोब होने से आदि का अध्ययन इसमें की। सिनकार्पस, जब अंडक आपस में जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, सिनकार्पस कहते हैं। जब फ्री रहते हैं तो क्या कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। अब ओवरी, जब पुष्प के अन्य भाग अंडाशय के नीचे से निकलते हैं तो अंडाशय उत्तरवर्ती या सुपीरियर कहलाता है। अंडाशय के नीचे से निकलते हैं तो, और अन्यथा यह अधोवर्ती या इन्फीरियर कहलाता है। कभी कभी अंडाशय में एक कोष्ठ यानी यूनिलोक्युलर, परंतु कभी कभी सेप्टम द्वारा डिवाइड हो जाते हैं, अनेक चैम्बर बढ़ जाते हैं। दो कोष्ठी, बाइलोक्युलर, ट्राइलोक्युलर, इस तरह से चैम्बर बाई और तीन चैम्बर हो जाते हैं। कभी कभी 4 चैम्बर हो जाते हैं, कभी कभी 5 चैम्बर हो जाते हैं। इसमें क्या रहता है, प्लेसेंटा रहता है बीच में, लॉक्यूल्स रेस के चैम्बर्स को कहते हैं, और ये ओव्यूल्स बीच बीच में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट,
अब इसकी प्लेसेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें कई तरीके का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। मार्जिन वाला प्लेसेंटेशन पैरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है, यानी बीजांडसन किसका बना होता है, पैरेन्काइमा टिश्यू का। अंदर की भित्ति पर लगा एक छोटा सा उभरा हुआ भाग होता है जिसपे ओव्यूल लगे रहते हैं। ओवरी में ओव्यूल के लगने के क्रम को ही प्लेसेंटेशन कहा जाता है, यानी बीजान्यास कहा जाता है। किस तरह से ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है, तो मार्जिन बीजान्यास जब मोनोकार्पलरी गाइनोशियम में मिलता है, जैसे चना मटर इत्यादि में, चना है जो मटर एक ही चैम्बर पाया जाता है, तो केवल एक कोष्ठ होता है, यानी एक चैम्बर होता है, इसमें केवल अक्षीय संधि पर ये जुड़े रहते हैं इस तरह से। तो चैम्बर कितना है, सिर्फ एक। अब एक्साइल प्लेसेंटा ओवरी के केंद्रीय अक्ष से निकलता है। जब पुष्प के प्रत्येक अंडक के तट अक्ष की ओर बढ़ता हुआ मिल जाते हैं, तो इस प्रकार से जितने अंडक पुष्प में होते हैं उतने ही कोष्ठकों का निर्माण होता है। बीजांड अधोवर्ती प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं, जैसे गुड़हल, आलू और मटर। इस तरह से इसमें चैम्बर का डिवाइडेशन हो जाता है एक्साइल में। अब भित्तीय यानी पैराइटल केवल एक ही कोष्ठ रहता है, इसमें 3 चैम्बर बन गए, इसमें एक ही कोष्ठ है, 2 या 2 से अधिक अंडकों के तट पर मिलते हैं, जैसे पपीता, मूली। और इसमें रेपलम कहते हैं ऐसे, जिसे हम रेपलम कहते हैं, बीजान्यास में जो पाई जाती है उसमें ओवरी से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से इसमें ये है भित्ति है, जिसे हम पैराइटल कहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री सेंट्रल की, तो इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष के चारों ओर विकसित होते हैं, इस तरह से चारों ओर विकसित हो जाते हैं और फ्री सेंट्रल स्टेज में पाए जाते हैं। कुछ पुष्पों में अंडाशय आरंभ से यूनिकोस्टीय यानी यूनिलोक्यूलर होते हैं, पुष्पासन के कुछ अंश अंडाशय में प्रविष्ट कर जाते हैं। इसी भाग को प्लेसेंटा विकसित होकर एक वर्तिका तक पहुंच जाते हैं, जिसमें बीजांड लगे रहते हैं, इस तरह से कि पाया जाता है, जिसमें यूनिलोक्यूलर होता है, इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स ये जुड़े हुए ओव्यूल्स। अब आधार यानी बेसल कंपोजिटी कुल के पौधों में इस प्रकार का बीजांडन्यास पाया जाता है। इसमें यूनिलोक्यूलर होता है और प्लेसेंटा पुष्पांश के आधार पर विकसित होता है। इसमें प्रत्येक प्लेसेंटा एक ही बीजांड पर लगा रहता है, इस तरह से। किस तरह से, इस तरह से ये लगा हुआ है, ओव्यूल है ये, इस तरह से इसमें जुड़ा हुआ है। धरातलीय सुपरफिशियल यह स्तंभ बीजांडन्यास से मिलता है। किससे मिलता है, स्तंभीय बीजांडन्यास, यानी इस तरह से। इसमें चैम्बर्स डिवाइड हैं और अंतर केवल इतना है कि स्तंभीय बीजांडन्यास में जो है अंतर केवल इतना है कि स्तंभीय बीजांड केवल केंद्रीय अक्ष के प्लेसेंटा पर लगे रहते हैं, परंतु कोष्ठकों की भीतर की दीवार जो रहती है प्लेसेंटी ऊतक की बनी होती है, जो अनेक बीजांडों को धारण कर लेती है। ये इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम फ्लोरल फॉर्मूला पर। फ्लोरल जो फॉर्मूला है, पुष्प के विभिन्न अंगों की संख्या कि पुष्प में कितने अंग पाए जाते हैं तथा स्थिति को विभिन्न चिन्हों द्वारा दिखाया गया है, तो उसको सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं या इसका मानचित्र बना के उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि फूल में क्या क्या पाया जाता है। पुष्प के अंगों की संख्या, उनका आपस में संबंध तथा उनकी पुष्प स्थिति को पुष्प चित्र या पुष्प मानचित्र द्वारा बताया जाता है। जैसे कि हम पोस्टीरियर साइड से देख रहे हैं तो किस तरह का फूल दिख रहा है, और एंटीरियर साइड से देख रहे हैं तो किस तरह से दिख रहा है, और ये मदर एक्सिस पे लगा हुआ है, ये फूल का आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। तो इसके बाद इसमें क्या होता है, इसके कुछ चिन्ह हैं जिनको हम दर्शाते हैं। BR से क्या है, ब्रैक्टिएट। अभी मैंने आपको बताया ब्रैक्ट का क्या मतलब होता है, ब्रैक्टिएट। मेल पार्ट होता है प्रेजेंट, तो इस तरह का सिंबल होता है, फीमेल पार्ट का इस तरह से, वो दोनों होते हैं तो इस तरह का सिंबल होता है। और एक्टिनोमॉर्फिक यानी कहीं से भी काटते हैं फ्लावर को, ये सिमेट्री की बात हो रही है, तो एक्टिनोमॉर्फिक जब एक ही तरह से काट सकते हैं, एक ही लाइन से उसको धर सकते हैं, काट सकते हैं बीच में से, तो उसको क्या कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। एपिकैलिक्स पाए जाते हैं, कैलिक्स पाए जाते हैं, फ्री होते हैं तो पॉली, और जुड़े होते हैं तो गैमो, और कोरोला फ्री तो पॉली, और जुड़े तो गैमोपेटलस,
और कोरोला क्रूसीफॉर्म में पाए जाते हैं। पेरियंथ यानी दोनों जुड़े हैं, कैलेक्स और कोरोला जब जुड़े होते हैं तो क्या होता है, पेरियंथ कहलाता है। एंड्रोशियम फ्री है, यूनाइटेड है उस इपीपेटलस यानी कोरोला से एंड्रोशियम जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाता है, इपीपेटलस। अब इपीफिलस पेरियंथ से जुड़ा यानी कोरोला और कैलिक्स दोनों से जुड़ा है एंड्रोशियम। और गाइनोसियम फ्री है तो एपोकार्पस, और अगर जुड़ी हुई है तो सिनकार्पस। वो नीचे से निकलता है सुपीरियर, ऊपर से निकलता है इन्फीरियर। इस तरह से इनका डिवाइडेशन हम कर देते हैं, इन्फीरियर इस तरह से, सुपीरियर इस तरह से। ये तो हो गए उसके सिंबल। अब ये जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, मेल फीमेल, बाइसेक्सुअल, मदर एक्सिस से जुड़ा है फूल तो इस तरह का सिंबल। सेपल्स का इस तरह से बनेगा, जब फ्लोरल फॉर्मूला बनेगा तो इस तरह से मदर एक्सिस का इसमें लगा देंगे इस तरह से। अब पेटल्स का ये सिंबल होता है, ये वाला, और कैलिक्स का ये वाला होता है। अब पेटल्स विद नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती हैं तो इस तरह से निशान लगा रहता है। वो इनका सिंबल डाइथीकस होते हैं, यानी इस तरह से स्टेमन जुड़े हुए होते हैं। और मोनोथीकस होते हैं तो इस तरह से होते हैं। मोनोकार्पलरी यानी प्लेसेंटेशन कैसा पाया जाता है, बाइकार्पलरी है तो कैसा है, बाइकार्पलरी है तो कैसा है। इस तरह से इनका सिंबल हम बताते हैं। ये सब प्लेसेंटेशन की बात हो रही है कि एंड्रोशियम कैसा है। ये है फ्लावर जिसकी रचना हमने आपको बताई है। इस तरह से प्लांट टैक्सोनॉमी समाप्त होती है। तो फिर अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।